हेलो स्टूडेंट्स, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। तो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 12 केमिस्ट्री का एक महा मैराथन क्लास होगा। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको देना है 2024 बोर्ड एग्जाम, उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल है। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेगा वो अब की बार केमिस्ट्री में टॉपर बनकर रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th पूरे केमिस्ट्री के, यानी कि पूरे केमिस्ट्री में जितने भी चैप्टर हैं, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, पूरे बुक के ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगर आप इसको तैयार करके जाएंगे तो अब की बार 95% प्लस पार करके आएंगे। मेरा मतलब है 95% नंबर नहीं, ठीक है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। और ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा, पूरे यूट्यूब पे आप ढूंढ लेंगे कि पूरे केमिस्ट्री के क्वेश्चन एक ही वीडियो में आपको बताया जाएगा, ठीक है। जितने भी चैप्टर हैं, देखिए टोटल कितने चैप्टर हैं, 10। चैप्टर 1 आपका है विलेन, इस चैप्टर के क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। सेकंड चैप्टर है वैद्युत रसायन, इस चैप्टर के थर्ड है रासायनिक बलगतिकी। फोर्थ है डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व। 5 चैप्टर है उपसा संयोजन यौगिक। 6 चैप्टर है हाइलो एल्केन तथा हाइलोएरिन। 7 चैप्टर है अल्कोहल फिनॉल एवं ईथर। 8 चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। 9 है एमीन और 10 है जैव अणु। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और 12th में हैं और इस बार केमिस्ट्री का पेपर देंगे तो भैया ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा, पूरे केमिस्ट्री के क्वेश्चन एक ही वीडियो में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा कीमती है इस समय आप सभी के लिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा ये विलेन चैप्टर से होगा, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर हमारा विलेन ही है और विलेन चैप्टर से आप सभी को पता है कि न्यूमेरिकल्स ज्यादातर आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा होगा ये एक न्यूमेरिकल से होगा। अभी ये तो शुरुआत है, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, बस ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर जल में घोला गया, विलेन की मोलरता ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि ये विलेन चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ठीक है। अब आप सभी को पता है कि केमिस्ट्री में विलेन चैप्टर, रासायनिक बलगतिकी और विद्युत रसायन, यही 3 चैप्टर हैं जिनसे न्यूमेरिकल्स आते हैं। बाकी के चैप्टर से न्यूमेरिकल्स नहीं आते और उसमें है भी नहीं, ठीक है। तो इनके न्यूमेरिकल्स आप क्लियर कर लीजिए। और बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको ये पता होगा, किसको किसको पता है कमेंट करके बताइएगा। सबसे पहला 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर जल में घोला गया है, विलेन की मोलरता की गणना कीजिए। तो भैया 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड है और जल जो है वो 1 लीटर है, तो बताइए किसकी मात्रा ज्यादा है। ये हमारा विलेय है, 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड, क्योंकि इसकी मात्रा कम है। विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय होता है और जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वो विलायक होता है, ठीक है। तो ये आपका विलेय है 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड, क्योंकि इसकी मात्रा कम है, ये विलायक है, ठीक है। विलयन का आयतन 1 लीटर है। तो विलयन की मोलरता आपको निकालनी है, कैसे निकालोगे, तो जो जो दिया गया उसको हम लिखेंगे। देखिए 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड ये हमारा विलेय है, इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज और यहाँ पे दिया रहता है, देखिए पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है KCl, तो K का आपका जो अनुभार होता है वो दिया रहता है 39, ऐसे एग्जाम में दिया रहेगा, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। और जो Cl है क्लोरीन, इसका जो परमाणु भार होता है वो होता है अणुभार 35.5, ये ऐसे दिया रहेगा, ठीक है। समझ में आया। तो कैसे निकालोगे, पहले जो जो दिया गया उसको लिखेंगे, फिर फॉर्मूला लगाएंगे और न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए पहले हम लिखेंगे विलेय का भार हमें दिया गया, विलेय क्या है, विलेय हमारा पोटेशियम क्लोराइड है, तो ब्रैकेट में लिख देंगे KCl, पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है KCl। तो इसका भार हमें दिया गया है, इसका भार जो कि है 15 ग्राम, 15 ग्राम, ठीक है, ये हमें दिया गया है, ठीक। अब विलेय का अणुभार निकाल लेते हैं, ठीक है। विलेय KCl है हमारा, KCl, इसका अणुभार, ठीक है। ये कैसे निकालोगे, देखिए यहां पे दिया गया है K का अणुभार होता है 39 और Cl का अणुभार होता है 35.5, दोनों को ऐड कीजिए कितना होगा, ये 74.5 होगा, ठीक है। तो विलेय का अणुभार जो है वो 74.5 है,
ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए विलयन का आयतन हमें दिया गया 1 लीटर, तो यहां पे हम लिखेंगे विलयन का आयतन। ये भी दिया गया 1 लीटर जल है, तो विलयन का आयतन हमें है, ठीक है। विलयन का आयतन, आयतन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये हमें दिया गया है 1 लीटर। ध्यान से समझिएगा, कुछ है नहीं इसमें। तो देखिए भैया, विलयन की मोलरता निकालनी है हमें, तो इसका फॉर्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन। तो विलयन का आयतन तो हमें पता है, अब विलेय के मोलों की संख्या निकाल लेंगे। कैसे निकालोगे, सिंपल सा है, विलेय के मोलों की संख्या निकालनी है तो विलेय के भार बटा विलेय का अणु भार, ठीक है। तो यहां पे हम लगाएंगे फॉर्मूला और निकाल लेंगे विलेय के मोलों की संख्या, इसको निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे विलेय का भार, ये फॉर्मूला होता है, ध्यान दे समझिएगा, अपान विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, ठीक है। तो विलेय का भार कितना है, ऊपर देखिए 15 ग्राम, अणुभार है 74.5 ग्राम, तो इसको लिखेंगे 15 अपान 74.5। अब जब 15 को 74.5 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आएगा 0.20, यहाँ पे 0.20 आएगा मोल। तो ये हो गया विलेय के मोलों की संख्या, ये हमारी आ गई। लिखेंगे विलेय के मोलों की संख्या, अब हम विलयन की मोलरता बड़े आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि विलयन की मोलरता का फॉर्मूला होता है, देखिए विलयन की मोलरता, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या, ये फॉर्मूला होता है। ये सब याद रखिएगा, दोनों फॉर्मूले। तो विलेय के मोलों की संख्या थोड़ा इजी है, लेकिन ये आता है 2 से 3 नंबर में, ठीक है। अपान विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, वो भी लीटर में, ठीक। तो ये आपका फॉर्मूला होता है विलयन की मोलरता का, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। इसी फॉर्मूले से हम विलयन की मोलरता निकालेंगे, और ये फॉर्मूला याद रखिएगा विलेय के मोलों की संख्या का। तो सिंपल सा है, देखिए विलेय के मोलों की संख्या हमारा 0.20 मोल आया है, और विलयन का आयतन है 1 लीटर, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो देखिए विलेय के मोलों की संख्या 0.20 और विलयन का आयतन है 1 लीटर, तो क्या करेंगे, इसको 1 से डिवाइड करेंगे 0.20 को, तो ये हमारा 0.20 ही आएगा। इसका मात्रक क्या होगा, देखिए विलेय के मोलों की संख्या का मात्रक मोल, और प्रति विलयन का आयतन लीटर में है तो लीटर, तो मोल प्रति लीटर हो जाएगा, ठीक है। यही हो जाएगी विलयन की मोलरता, विलयन की मोलरता, ठीक है। तो ये हमारा मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन आ चुका है 0.20 मोल प्रति लीटर। तो इसमें कुछ नहीं था, हमें 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड दिया गया था, 1 लीटर जल दिया गया था, तो हमने पोटेशियम क्लोराइड हमारा विलेय होगा क्योंकि इसकी मात्रा कम है, तो विलेय का भार 15 ग्राम, अणुभार हमने निकाल लिया 74.5 ग्राम, विलयन का आयतन 1 लीटर है, विलेय के मोलों की संख्या हमने निकाली, भार बटा अणुभार, 15 को 74.5 से डिवाइड किया तो विलेय के मोलों की संख्या आई 0.20 मोल। अब विलयन की मोलरता हमने निकाल लिया, विलेय के मोलों की संख्या अपन विलयन का आयतन लीटर में, मोलों की संख्या 0.20, विलयन का आयतन है 1, तो विलयन की मोलरता हमारी आ गई 0.20 मोल प्रति लीटर, और यही हो गई हमारी विलयन की मोलरता, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा, इसमें कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा ये हमारा क्वेश्चन था। तो इसको हम रिमूव करेंगे और देखेंगे अपना सेकेंड क्वेश्चन। देखिए सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मिस बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे केमिस्ट्री में 2-3 ऐसे नियम हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए हम इस वीडियो में टोटल कितने क्वेश्चन पढ़ेंगे ये भी जानना जरूरी है, टोटल 15 क्वेश्चन पढ़ेंगे। मैंने बताया अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, ध्यान से समझिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएगा। दूसरा है कोलराउस का नियम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे केमिस्ट्री में हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, कोलराउस का नियम, ये सारे नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए कोलराउस का नियम क्या है, सिंपल सा मैं समझा देता हूं 2 लाइन में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नियम, ये ध्यान रखिएगा। देखिए
किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर चालकता इसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। यानी कि किसी विद्युत अपघट्ट की जो मोलर चालकता होती है वो उसके धनायन और ऋणायन की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। तो सिंपल सा है, मान लीजिए आपका एक विद्युत अपघट्ट है, देखिए अनंत तनुता पर कहा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अनंत तनुता ये आपका मोलर चालकता हो गया लैम्डा, लैम्डा एम ये मोलर चालकता है भैया। अब अनंत तनुता पर कहा गया तो यहाँ पर अनंत का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। अब हम कोई ले लेंगे विद्युत अपघट्ट, जैसे हमने HCl ले लिया, ठीक है। ये आपका एक विद्युत अपघट्ट है, ठीक। तो इसको हमने ले लिया। अब इसकी जो मोलर चालकता होती है वो किसके बराबर होती है? उसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। तो भैया धनायन क्या होंगे? HCl जो है ये H प्लस और Cl माइनस आयनों में टूटता है, तो धनायन होगा इसका H प्लस, ठीक है। तो इसकी मोलर चालकता के योग के बराबर होगी, और प्लस जो इसका ऋण आयन है, ठीक है, Cl माइनस इसकी मोलर चालकता के योग के बराबर होगी। बस हो गया। यही हमारा है कोलराउस का नियम। यानी कि किसी विद्युत अपघट्ट, जैसे आपका HCl एक विद्युत अपघट्ट है, तो किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता का जो मोलर चालकता जो है वो उसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होगा। देखिए योग का मतलब जोड़ देंगे, ठीक है। तो किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर जो चालकता होती है वो उसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। वही मैंने लिखा है कि HCl विद्युत अपघट्ट है, इसकी जो मोलर चालकता होगी अनंत तनुता पर वो उसके धनायन H प्लस और ऋणायन Cl माइनस के योग के बराबर होगी। बस हो गया, ठीक। नेक्स्ट ध्यान से समझिएगा, टाइम कम है, 15 क्वेश्चन है, हमें कवर करना है। आधे घंटे से थोड़ा ज़्यादा का वीडियो बनेगा, बस आपको पूरे फुल कंसंट्रेशन के साथ समझना है। देखिए जो भी चीज़ें हैं, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, वो थोड़ा आपको लेंथी लगेगा। जब आप उसको पढ़ने बैठेंगे थोड़ा सा लगेगा कि यार ये तो कम समझ में आ रहा है, लेकिन समझना पड़ेगा। अगर अच्छा नंबर लाना है, टॉपर बनना है, तो आपको इन सारे क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। अगर आप सो रहे हैं तो जाग जाइए, क्योंकि अभी भी समय है, भले ही आपकी तैयारी बहुत अच्छे से ना हुई हो। तीसरा क्वेश्चन इसी चैप्टर का है, विद्युत रसायन का। फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखिए। फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम, तो देखिए पहले नियम पढ़िए, फिर हम चित्र की सहायता से भी समझाएंगे। मतलब किसी भी प्रकार से आपको समझना है, ठीक है, और मैं समझाऊंगा भी, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। तो क्या है कि इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर मुक्त या एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा यानी कि कुल आवेश के समानुपाती होती है। देखिए मान लेते हैं हम लोग कि ये आपका एक देखिए ये आपका एक बर्तन है, इसमें क्या है, विद्युत अपघट्य है, विद्युत अपघट्य, ठीक, सेल है मान लीजिए। तो ये विद्युत अपघट्य इसमें हो गया। इसमें विद्युत अपघट्य जो है मान लीजिए CuSO4 है, कॉपर सल्फेट, ठीक। अब देखिए जब आपका एक सेल होता है तो उसमें इलेक्ट्रोड होते हैं, जैसे आपका एक ये हो गया, ठीक है, जो विद्युत अपघट्य में हल्का डूबा रहता है। दूसरा आपका ये हो गया, ये एक को कैथोड मान सकते हैं, एक को एनोड मान सकते हैं। तो क्या कहा गया, मान लीजिए विद्युत अपघटन की प्रक्रिया हो रही है इलेक्ट्रोलिसिस की, तो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर, देखिए इलेक्ट्रोड है ये आपके, इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं, कैथोड एनोड। तो मान लीजिए एक कैथोड है, एक एनोड है, ठीक है। तो किसी विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान, मान लीजिए इलेक्ट्रोड है ये आपका CuSO4 में डूबा हुआ, इसके बगल में कुछ पदार्थ जो हैं वो एकत्रित हो गए हैं। तो जो एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान होगा वो विलयन में, इस विलयन में प्रवाहित की गई कुल विद्युत आवेश क्यों, कुल आवेश या कुल धारा के, कुल आवेश या विद्युत की मात्रा के समानुपाती होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए जो इलेक्ट्रोड पर एकत्रित जो पदार्थ का द्रव्यमान है उसको W से व्यक्त कर दें, ठीक है, W इससे व्यक्त कर दिया। तो जो इसके पदार्थ का द्रव्यमान, जो इस इलेक्ट्रोड पर मुक्त एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान W होगा, वो इस विलयन में प्रवाहित की गई कुल आवेश के समानुपाती होगा। तो W समानुपाती क्यों लिख देंगे, आवेश को क्यों से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब हमें ये भी पता है, साइड में मैं लिखता हूं, चूंकि Q इक्वल टू क्या होता है, वो Q इक्वल टू क्या होता है, फिजिक्स में पढ़ा होगा, IT होता है, यानी कि I इंटू टी होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये हमारा हो जाएगा W अनुक्रमानुपाती, Q के जगह पर IT लिख देंगे, ठीक है, IT। अब W इक्वल टू क्या होगा, W इक्वल टू, अगर इस समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो एक स्थिरांक आएगा Z, तो ZIT हो जाएगा, और यही होगा फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम का फॉर्मूला। यहाँ पे W क्या है, ये इलेक्ट्रोड पर मुक्त एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान है। Z क्या है, Z है समानुपाती स्थिरांक। भैया समानुपाती के चिन्ह को हटाया तो एक स्थिरांक लगा जिसको समानुपाती
स्थिरांक बोलेंगे, या इसी को बोल सकते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। और W क्या है? ये है इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान, ठीक है, ये हो गया। तो समझ में आ गया, कुछ नहीं था इसमें। क्या कहा गया था कि विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड, मान लीजिए इस इलेक्ट्रोड पर जो एकत्रित जो पदार्थ का द्रव्यमान W है, ये विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा यानी कि कुल आवेश के समानुपाती होता है। तो जो एकत्रित पदार्थ है वो W समानुपाती Q इक्वल टू IT होता है, तो W समानुपाती IT हो जाएगा। जब हम समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ पे Z आएगा, तो W इक्वल टू ZIT हो जाएगा, ठीक है। समानुपाती स्थिरांक है, या इसी को विद्युत रासायनिक तुल्यांक भी बोलते हैं। तो यही है फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नियम है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारे थर्ड चैप्टर से, रासायनिक बलगतिकी से। क्या है कि प्रथम कोट की अवक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। यानी कि प्रथम कोट की अवक्रिया क्या होती है, ठीक है। तो नाम से स्पष्ट है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इसको बोलते हैं, प्रथम कोट की अभिक्रिया। तो नाम में क्या है, प्रथम कोटि, तो इसका मतलब क्या होगा, वह अभिक्रिया जिसका वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है, वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि अभिक्रिया का वेग केवल एक अभिकारक, मतलब इसमें जो रिएक्टेंट होगा वो एक होगा, उसी के सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होगा, तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। अगर द्वितीय कोटि हो तो वह अभिक्रिया जिसका वेग दो अभिकारक की सांद्रताओं के अनुक्रमानुपाती होता है, वो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी। मतलब अभिकारक की जो सांद्रता है अगर एक है तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया, दो है तो ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, और अगर इसकी सांद्रता किसी पर निर्भर ना करे तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी, ठीक है। तो सिंपल सा है, अभी मैं एग्जांपल भी बताऊंगा। तो वह अभिक्रिया जिसका वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है, वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया की जो कोटि है वो अभिक्रिया के वेग पर डिपेंड करती है, अभिक्रिया की सांद्रता पर, अभिकारक की सांद्रता पर, ठीक है। जो अभिक्रिया का वेग है वो अभिकारक की सांद्रता पर डिपेंड करता है। यानी कि जिस अभिक्रिया के समय जिस अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन होगा, वो अभिक्रिया का वेग उसी की सांद्रता पर डिपेंड करेगी। उदाहरण देखिए, इस अभिक्रिया में केवल शक्कर के अणुओं की सांद्रता परिवर्तित होती है, अतः यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी, ठीक। मतलब एक एग्जांपल मैं बताता हूं, जब आप शर्करा का जल अपघटन कराएंगे तो क्या बनेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल लेंगे हम लोग, जैसे शर्करा, ठीक है, C12H22O11, ये होता है भैया चीनी, आप लोग यूज करते होंगे, शरबत वरबत पिए होंगे। तो इसका जल अपघटन जब हम कराते हैं, इसका H2O से रिएक्शन कराते हैं, तो ये हमारा क्या बनता है, देखिए ये दो भागों में टूट जाता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। देखिए C6H12O6 और प्लस C6H12O6, ये दो भागों में टूट जाता है। तो ये आपका क्या है, ये है शर्करा, या इसी को शक्कर बोलते हैं, ठीक है। इसका जब हमने जल अपघटन कराया भैया, तो ये ग्लूकोज, ये आपका ग्लूकोज है, ठीक है, और ये आपका फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज, ठीक है। तो ये दो भागों में टूट गया। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर इसमें तो दो अभिकारक हैं, तो ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने बताया कि वो अभिक्रिया होते समय जिसकी सांद्रता में परिवर्तन होगा उसी पर अभिक्रिया का वेग डिपेंड करेगा। तो अगर हम यहाँ से अभिक्रिया का वेग निकालें तो क्या होगा, अभिक्रिया का वेग जो है ये जल के मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे लिखा है, देखिए इस अभिक्रिया में केवल शक्कर के अणुओं की सांद्रता परिवर्तित होती है, जो ये चीनी है इसी के अणुओं की सांद्रता परिवर्तित होगी, अतः यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी, जल की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अभिक्रिया का वेग हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए अभिक्रिया का वेग हम जब करेंगे तो देखिए आगे के कर देंगे ऐसे, और ये केवल शक्कर C12H22O11 इसी की सांद्रता पर डिपेंड करेगी, तो इसके घातों में एक है, तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी, ठीक है। ये क्या होगी, अतः ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, अतः ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है,
ठीक है। अतः ये प्रथम कोटि की अपक्रिया है। जो अपक्रिया का वेग है वो केवल शक्कर के अणुओं पर डिपेंड करता है, तो ये प्रथम कोटि की अपक्रिया होगी। और देखिए इसी को हम आभासीय एकाणुक अपक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि इसकी आणविकता 2 है और अपक्रिया की कोटि 1 है, अतः ये आभासी एकाणविक अपक्रिया भी होती है। ठीक है। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, देखिए ये आपका एक रिएक्शन है SO2Cl2। ठीक, ये आपका रिएक्शन है। इसका जब हमने रिएक्शन किया तो क्या हुआ, ये SO2 और Cl2 में टूट गया, SO2 प्लस Cl2। तो भैया हमें अभिक्रिया की कोटि अगर निकालनी है तो हमें सिर्फ अभिकारक से मतलब है, यानी कि जो अभिक्रिया का वेग होता है वो अभिकारक की सांद्रता पर डिपेंड करता है। ठीक है। तो अभिकारक यहाँ पे कितने हैं, सिर्फ एक अभिकारक है, तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी। यानी कि इसमें अभिक्रिया का वेग अगर हम निकालें, देखिए SO2Cl2 क्या है, ये है सल्फ्यूरिल क्लोराइड, नाम लिख लीजिएगा, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। ठीक है। ये है सल्फर डाइऑक्साइड, ये है क्लोरीन। तो यहाँ पे अभिक्रिया का जो वेग होगा, अभिक्रिया का वेग, ये जो अभिक्रिया का वेग होगा वो कितना होगा, देखिए ये SO2Cl2, ठीक है, इसके पावर 1 होगा। यानी कि अभिक्रिया की जो कोटि होती है वो अभिक्रिया के वेग जो अभिकारक होता है उसके घातों के योग के बराबर होती है। ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ इसके घात 1 है। अगर मान लीजिए 2SO2Cl2 होता तो यहाँ पे इसके घात 2 होता। ठीक, तो ये आपका द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती। तो ये किस कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है। ये जो होगी ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी, बस हो गया। ठीक है। तो यही था आपका फोर्थ क्वेश्चन कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है। तो वह अभिक्रिया जिसका वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर। अब देखिए 5 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारे चैप्टर नंबर जो आपका डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व चैप्टर है, चैप्टर 4, इस चैप्टर से है। देखिए क्या है, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय सब में ये आते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि लैंथेनाइड तत्वों के 2 उदाहरण दीजिए, इनके 2 मुख्य उपयोग भी लिखिए। यानी कि लैंथेनाइड एलिमेंट्स क्या होते हैं, लैंथेनाइड तत्व क्या होते हैं, इनके आपको 2 उदाहरण देना है और इनके 2 मुख्य उपयोग भी लिखना है। तो देखिए लैंथेनाइड तत्व जैसे आपका सीरियम हो गया, नाम मैं लिख देता हूं सीरियम, इसको हम लोग डिनोट करते हैं CE से। ठीक है। उसके बाद में हो गया यूरोपियम, यूरोपियम इसको हम लोग डिनोट करते हैं EU से। उसके बाद में हो गया टर्बियम, टर्बियम इसको हम लोग डिनोट करते हैं TB से। ठीक है। तो ये आपके लैंथेनाइड तत्व हैं। तो लैंथेनाइड तत्व के 2 एग्जाम्पल पूछा गया, मैंने 3 बता दिया, सीरियम, यूरोपियम और टर्बियम। ठीक, ये लैंथेनाइड एलिमेंट है। इसके उपयोग देखिए, फर्स्ट है सीरियम। सीरियम का ताप तथा पराबैंगनी प्रकाश दोनों का अवशोषण करता है, अतः इसका उपयोग चश्मे बनाने में किया जाता है। यानी कि सीरियम जो है ये पराबैंगनी प्रकाश और ताप, टेम्परेचर और पराबैंगनी प्रकाश दोनों का अवशोषण करता है, अतः इसका उपयोग चश्मा बनाने में किया जाता है। दूसरा देखिए, पेट्रोलियम पदार्थों के भंजन के लिए सीरियम फास्फेट का उपयोग किया जाता है। यानी कि पेट्रोलियम जो पदार्थ होते हैं इनके भंजन के लिए भी हम सीरियम फास्फेट का उपयोग करते हैं। तीसरा है गैस मेंटल बनाने और ग्लास पॉलिश करने में सीरियम सीरिया CeC2 का उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो ये सारे उपयोग हैं इसके, जो हमारा लैंथेनाइड एलिमेंट्स होता है। ठीक, तो 5 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया, लैंथेनाइड एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो 3 एग्जांपल्स मैंने आपको बताया, कुछ यूजेस बताए, ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। ठीक है। अब हमारा आता है 5 नंबर चैप्टर जो कि है उपसह संयोजन यौगिक। इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन है, उपसह संयोजन संख्या को परिभाषित कीजिए। इसकी परिभाषा पूछी जाती है तो मैं अभी बता देता हूं, बाकी जब मैं आपको इस चैप्टर के क्वेश्चंस को बताऊंगा तब आपको पूरा डिटेल में मैं समझाऊंगा। ठीक है। तो उपसह संयोजन संख्या क्या होती है, संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु के द्वारा लिगैंड के साथ बनाए गए उपसह संयोजक आबंधों की संख्या धातु की उपसह संयोजन संख्या कहलाती है। यानी कि जब हमारा जो उपसह संयोजन यौगिक बनता है तो इसमें केंद्रीय धातु के द्वारा लिगैंड के साथ बनाए गए उपसह संयोजन आबंध, जितने आबंध होंगे केंद्रीय धातु के द्वारा लिगैंड के साथ जितने आबंध बनाए जाएंगे उन्हीं की संख्या को उपसह संयोजन संख्या हम कहते हैं। ठीक है। तो ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा जो फर्स्ट केमिस्ट्री है, सबसे लगभग मैंने एक एक दो दो क्वेश्चन लिए। ये 6 क्वेश्चन जो थे हमारे स्टार्टिंग के जो 5 चैप्टर हैं उनसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा मत समझिएगा कि यही 6 क्वेश्चन है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो 7 नंबर क्वेश्चन है ये हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन चैप्टर से है, यानी कि जो हमारा 6 नंबर चैप्टर है। देखिए क्या, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम तथा एक यौगिक ए के 2 मोल आपस में अभिक्रिया करके एथेन बनाते हैं। यौगिक ए क्या है, रासायनिक समीकरण भी लिखिए। यानी कि क्या है, आपने पढ़ा होगा वुड्स अभिक्रिया। ठीक है, ये वही रिएक्शन है बट थोड़ा सा घुमा फिरा कर पूछा गया है, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए वुड्स अभिक्रिया में क्या होता है, एल्किल हैलाइड को हम सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो बनता है हमारा एथेन, यानी कि एल्केन बनता है। ठीक है, तो ऐसे ये भी है। देखिए शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम तथा एक यौगिक ए, आपका एक यौगिक ये है, इसकी सोडियम के साथ अपक्रिया कराई गई है। देखिए किसके साथ, सोडियम के साथ अपक्रिया कराई गई है, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसकी, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो देखिए क्या बना हमारा, क्या बना है, देखिए एथेन बना। ठीक है, एथेन बनाते हैं, यौगिक ए क्या है, यानी कि यहाँ पे क्या बनेगा हमारा ए। ठीक है, ए बनेगा। तो और क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ए हमारा यौगिक है इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे, 2 सोडियम के मॉलिक्यूल लेंगे तो हमारा 2Na बन जाएगा। ठीक है, 2Na इंटू और भी आपका बनेगा X। ठीक, लेकिन यहाँ पे पहले एक चीज ध्यान दीजिए आप लोग, 2AX रहेगा। पहले देखिए 2AX रहेगा। तो देखिए क्या कहा गया कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम तथा एक यौगिक ए। देखिए हम यहाँ पे एक यौगिक ले लेते हैं, एक यौगिक ए के 2 मोल आपस में अभिक्रिया करते हैं, 2 मोल, यानी कि हम 2 लिखते हैं और एक मेथिल आयोडाइड ले लेते हैं। देखिए ए के जगह पर हम मेथिल रख देते हैं, प्लस 2Na आपका ये हो गया। इसकी अभिक्रिया कराएंगे हम लोग किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो देखिए हमारा क्या बनेगा, एथेन बनेगा। देखिए ये CH3 हो जाएगा, CH3 हो जाएगा और प्लस 2NaI, देखिए आई लिया था हमने, आई हो गया। देखिए मॉलिक्यूल बराबर है कि नहीं, इधर CH3 कितना है 2, इधर भी CH3 2 है। ठीक है, इधर सोडियम 2 है, इधर भी सोडियम 2 है, इधर आयोडीन 2 है, इधर भी आयोडीन 2 है। तो आप लोग इसको बता सकते हैं मेथिल आयोडाइड होगा, जो यौगिक ए है, ए के जगह पर हम मेथिल आयोडाइड लेंगे। ठीक है, इसी को हम वुड्स अभिक्रिया भी बोलते हैं, यानी कि एल्किल हैलाइड को जब हम सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो एल्केन बनता है और सोडियम हैलाइड, ये हो जाएगा एथेन। ठीक है, क्या हो जाएगा ये एथेन, और ये सोडियम आयोडाइड है। तो आपसे पूछा गया था कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम तथा एक यौगिक ए, सोडियम और एक यौगिक ए के 2 मोल आपस में अभिक्रिया करके एथेन बनाते हैं। देखिए एथेन बना, तो यौगिक ए क्या है, तो यौगिक ए जो होगा आपका वो एथिल आयोडाइड होगा, एथिल होगा। ठीक है, CH3, यानी कि एल्किल आप बोल सकते हैं। तो ये एल्किल एथिल आयोडाइड प्लस सोडियम, शुष्क ईथर की उपस्थिति में हमने इसको क्या किया, गर्म किया। ठीक है, तो हमारा एथेन बना और सोडियम आयोडाइड बन गया। तो यौगिक ए जो है ये मेथिल है, या फिर AX मेथिल आयोडाइड। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 है ये हमारे इसी चैप्टर से, हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन से, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। ये होता है कि क्लोरोफॉर्म को प्रकाश एवं वायु के प्रभाव से बचाने के लिए कौन सी सावधानियां बरती जाती हैं। देखिए क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3, इसी को हम बोलते हैं ट्राइक्लोरोमेथेन। तो ये क्या होता है, अगर आप इसको प्रकाश या वायु की उपस्थिति में ले जाएंगे भैया तो फास्जीन गैस बनाती है, जो कि बहुत ही विषैली गैस है, इसीलिए इसको प्रकाश और वायु के प्रभाव से हम बचाकर रखते हैं। तो क्लोरोफॉर्म को प्रकाश एवं वायु के प्रभाव से बचाने के लिए कौन सी सावधानियां बरती जाती हैं। तो देखिए क्लोरोफॉर्म को अगर आपको प्रकाश एवं वायु से बचाना है तो क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में या तो रखिए, या काले कागज में लपेट कर, या फिर अंधेरे में मुंह तक भर कर, तथा 1% C2H5 की कुछ बूंद मिलाकर रखना चाहिए। मतलब कई तरह से आप इसको रख सकते हैं, चाहे इसको रंगीन बोतल में रखें, चाहे काले कागज में लपेट कर रख सकते हैं, या फिर अंधेरे में रख दीजिए। भैया अंधेरे में रख देंगे तो आपको ना तो प्रकाश उसके पास जाएगा और ना प्रकाश रहेगा उसके पास, और ना ही वायु से वो संपर्क कर पाएगा ज़्यादा। ठीक है, और 1% या फिर एथिल अल्कोहल की कुछ बूंद मिलाकर रखेंगे तो क्लोरोफॉर्म को हम प्रकाश और वायु से बचा सकते हैं। ठीक,
9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। क्या होता है जब मेथिल अल्कोहल एसिटिल क्लोराइड के साथ अपक्रिया करता है। ये क्वेश्चन हमारे अल्कोहल फिनॉल एवं ईथर चैप्टर से है। यानी कि क्या होगा जब मेथिल अल्कोहल एसिटिल क्लोराइड के साथ अपक्रिया करेगा। तो देखिए मेथिल अल्कोहल एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया करके मेथिल एसीटेट बनाता है। सिंपल सा है। देखिए मेथिल अल्कोहल हम लोग रिएक्शन देखिए CH3OH, ये है आपका मेथिल अल्कोहल। IUPAC नेम इसका होगा मेथेनॉल। इसकी अपक्रिया कराएंगे किससे, एसिटिल क्लोराइड से। इसका फॉर्मूला होता है CH3COCl। एसिटिल क्लोराइड से हमने रिएक्शन कराया तो बनेगा क्या, ध्यान से समझिएगा। देखिए ये CH3 यहां पे आ जाएगा, C आपका ऑलरेडी था, ये वाला C, ये वो और ये वो हम ले लेंगे COO, और ये CH3 भी ले लेंगे CH3। मतलब ये CH3 हमने ले लिया, ये C ले लिया, O ले लिया और CH3 ले लिया, बचा क्या HCl बचा। तो HCl आपका बाहर निकल जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि मेथिल अल्कोहल एसिटिल क्लोराइड के साथ अपक्रिया करके मेथिल एसीटेट बनाता है। इसका नाम होगा मेथिल एसीटेट। ठीक है, ये होगा मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल। ठीक है, और ये जो आपका होगा जिसके साथ अपक्रिया हुई है ये है एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड, क्लोराइड। ठीक है, तो यही सिंपल सा रिएक्शन है कि जब मेथिल अल्कोहल को एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो मेथिल एसीटेट बनेगा। यही आपका 9 नंबर रिएक्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है। देखिए विलियमसन की संश्लेषण विधि द्वारा डाई एथिल ईथर बनाने की विधि एवं रासायनिक समीकरण लिखिए। यानी कि विलियमसन संश्लेषण विधि, ये आपको अलग से भी दिया जा सकता है कि इस पर टिप्पणी कीजिए। और विलियमसन संश्लेषण विधि द्वारा डाई एथिल ईथर बनाने की विधि एवं रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। मतलब विलियमसन संश्लेषण जो विधि है इससे हम डाई एथिल ईथर बनाते हैं। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, देखिए रिएक्शन देखिए। सोडियम एथॉक्साइड को एथिल आयोडाइड के साथ गर्म करने पर डाई एथिल ईथर बनता है और इसी को हम लोग बोलते हैं विलियमसन संश्लेषण विधि। ठीक है, यानी कि सोडियम एथॉक्साइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए रिएक्शन समझिए। C2H5ONa, ये है आपका सोडियम एथॉक्साइड। इसकी अपक्रिया किसके साथ कराना है, एथिल आयोडाइड के साथ C2H5I। ठीक है, इसके साथ इसका रिएक्शन कराना है। तो देखिए क्या बनेगा, इसको गर्म करना है। ठीक है भैया, गर्म करेंगे ठीक तभी रिएक्शन होगा। तो सोडियम एथॉक्साइड को एथिल आयोडाइड के साथ गर्म करने पर डाई एथिल ईथर बनता है। देखिए क्या होगा, ये C2H5 आपका हो जाएगा C2H5। ठीक है, यहां से एक O ले लेंगे, O हो गया, ये C2H5 रख देंगे C2H5, तो ये आपका डाई एथिल ईथर बन गया। प्लस क्या बचा, देखिए C2H5O, C2H5 हमारा डाई एथिल ईथर बन गया, बचा NaI, तो NaI यहां पर हम लिख देंगे। इसी को कहते हैं हम विलियमसन संश्लेषण विधि। यानी कि जब सोडियम एथॉक्साइड को सोडियम एथिल आयोडाइड के साथ गर्म करते हैं तो डाई एथिल ईथर बनता है। इसका नाम है सोडियम एथॉक्साइड, एथॉक्साइड। ठीक है, ये है एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड। ठीक है, ये है डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। ठीक है, इसका नाम है डाई एथिल ईथर और ये तो सोडियम आयोडाइड है ही। तो यही होता है विलियमसन संश्लेषण विधि। यानी कि विलियमसन संश्लेषण विधि से हम डाई एथिल ईथर कैसे बनाएंगे, तो सोडियम एथॉक्साइड को एथिल आयोडाइड के साथ गर्म करने पर डाई एथिल ईथर बनता है। तो हमने सोडियम एथॉक्साइड को एथिल आयोडाइड के साथ गर्म किया तो डाई एथिल ईथर बन गया। यही है विलियमसन संश्लेषण विधि। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना आपको। फॉर्मेलिन क्या है, इसके उपयोग लिखिए। फॉर्मेलिन क्या होता है, देखिए फॉर्मेलिन फॉर्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन होता है। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला पता होगा आपको, HCHO, ये होता है फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेलिन जो होता है ये फॉर्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन होता है, जिसमें फॉर्मेल्डिहाइड की अधिकतम सांद्रता 40% तक होती है। यानी कि फॉर्मेलिन फॉर्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन है जिसमें फॉर्मेल्डिहाइड की अधिकतम सांद्रता 40% तक होती है। ये विलयन मृत जीवों के परिरक्षण में प्रयुक्त होता है। यानी कि जो फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेलिन है, ये मृत जीवों के परिरक्षण में, यानी कि मृत जीवों को सड़ने से बचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो सिंपल सा है, अगर फॉर्मेलिन पूछा जाता है तो आप बहुत आसानी से इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना
12 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्मिट अपक्रिया द्वारा प्राथमिक एमीन कैसे बनाई जाती है, रासायनिक समीकरण दीजिए। मतलब स्मिट अपक्रिया क्या होता है, देखिए मैंने आपको बताया था केमिस्ट्री में जो नेम्ड रिएक्शंस हैं वो बहुत ज्यादा आती हैं, तो यहाँ पे स्मिट अपक्रिया है, तो स्मिट अपक्रिया द्वारा प्राथमिक एमीन कैसे बनाया जाता है, रासायनिक समीकरण देना है। ठीक है, कैसे बनाओगे देखिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल N3H के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करने पर प्राथमिक एमीन बनता है। यानी कि जब आप कार्बोक्सिलिक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल जिसका फॉर्मूला होता है N3H इसके साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो प्राथमिक एमीन बनेगा। देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होगा, जैसे RCOOH, आर क्या है, ये एल्किल है, इसके जगह पर आप मेथिल एथिल कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस इसको किसके साथ गर्म करेंगे, N3H हाइड्रोजोइक अम्ल N3H। ठीक है, इसको गर्म करेंगे, किसकी उपस्थिति में गर्म करना है हमें, सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4 इसकी उपस्थिति इसके साथ गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, R आपका ये हो गया। ठीक है, यहां से N और ये H और AH मिलकर RNH2 बना लेंगे, RNH2। देखिए ये R हो गया, यहां से एक N हमने ले लिया, यहां से एक H और एक H, ये NH2 हो गया। बचा क्या यहाँ पे, हमारा बचा यहाँ पे COO बचा, यानी कि इसको CO2 लिख सकते हैं, और प्लस N एक निकल गया, दो बचा तो N2 बचा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, ये दोनों क्या है, गैस हैं, तो ऐसे हम चिन्ह लगा देंगे। ठीक, तो ये आपका जब आप कार्बोक्सिलिक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करेंगे तो आपका प्राथमिक एमीन बनेगा। ये प्राथमिक एमीन है, प्राथमिक एमीन। ठीक है, ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, और ये आपका जो N3H है ये हाइड्रोजोइक अम्ल है, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, तो यही होता है स्मिट अपक्रिया कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो प्राथमिक एमीन बनता है। यही आपका स्मिट अपक्रिया है, बस हो गया। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी था, तो इसको आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन, टोटल हम 15 क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, एथिलएमीन की पहचान करने वाला एक रासायनिक परीक्षण लिखिए। यानी कि एथिलएमीन की पहचान कैसे करें, इसको इसकी पहचान करने वाला एक रासायनिक समीकरण आपको बताना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसका रासायनिक समीकरण क्या होगा, C2H5NH2 को यानी कि एथिलएमीन को CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH यानी कि एल्कोहलिक पोटेशियम क्लोराइड के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर तीव्र दुर्गंध युक्त पदार्थ एथिल आइसोसाइनाइड बनता है। यानी कि एथिलएमीन की पहचान करने वाला एक रासायनिक परीक्षण लिखिए कि हम एथिलएमीन की पहचान कैसे करेंगे। तो जब आप एथिलएमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करेंगे तो तीव्र दुर्गंध युक्त पदार्थ एथिल आइसोसाइनाइड बनेगा। इससे हम पहचान कर लेंगे कि भैया इसमें एथिलएमीन है। तो देखिए एथिलएमीन का फॉर्मूला लिखेंगे C2H5NH2, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, प्लस क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है CHCl3 प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है KOH। इन तीनों को मिक्स करके भैया हम लोग क्या करेंगे, गर्म करेंगे। ठीक है, तीनों को हम गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए एक तो आपका बन जाएगा C2H5 और यहां से एक N यहां से C तो NC हो गया। ठीक है, प्लस आपका बन जाएगा KCl भी बनेगा KCl और प्लस आपका बनेगा H2O, इसको मैंने नीचे लिख दिया। ठीक है, तो देखिए जब हम एथिलएमीन को क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो तीव्र गंध वाला एथिल आइसोसाइनाइड बनता है। लेकिन ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है इसको समझना होगा। कार्बन कितना है, 2 1 3 है, इधर कितना है 2 सिर्फ और सिर्फ कितना है, देखिए ध्यान दीजिएगा इधर हमारा 2 है। ठीक है, कार्बन 1 3 है, यहाँ पे भी एक कार्बन है। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है 5 1 6 1 7 है, इधर 5 और 2 7 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए पोटेशियम कितना है 1 है, इधर भी 1 है। लेकिन यहाँ पे आपका क्लोरीन कितना है 3 है, यहाँ पे क्लोरीन 1 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस क्लोरीन को भी 3 करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखिए एक चीज और समझिए, यहाँ पे पोटेशियम कितना है 3, यहाँ पे भी 3 हो गया। अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन देखते हैं, ठीक है ऑक्सीजन देखते हैं, या क्लोरीन तो हो गया, पोटेशियम देखिए कितना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे इसके आगे भी 3 कर देंगे। लेकिन अब कौन सा ऑक्सीजन कितना है हमारा
वो एक ही है, इधर इधर 3 है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 3 कर देंगे। अब ये रिएक्शन बैलेंस है। देखिए कार्बन कितना इधर 2 1 3, इधर कार्बन कितना है 2 1 3, इधर हाइड्रोजन 5 2 7 1 8 और 4 8 3 11, इधर 5 और ये 6 11, ठीक है। इधर कार्बन हाइड्रोजन होगा, नाइट्रोजन कितना है एक ही है शायद, इधर भी एक ही है। उसके बाद में पोटेशियम कितना, इधर 3 है, इधर भी 3 है। क्लोरीन कितना, इधर 3 है और इधर भी हमारा 3 है। ये आपका रिएक्शन बैलेंस हो चुका है, ठीक है। तो जब एथिलेमीन को क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करेंगे तो एथिल आइसोसाइनाइड बनेगा। ये इसका नाम है एथिल आइसोसाइनाइड। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एथिल आइसोसाइनाइड, ठीक है। और इनका तो नाम जानते ही होंगे, ये एथिल एमीन भैया है, एथिल एमीन है ये क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा। जब एथिलेमीन को क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो एथिल आइसोसाइनाइड बनता है। बस हो गया, ठीक। यही आपका है एथिलेमीन की पहचान करने वाला एक समीकरण। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर, अब लास्ट चैप्टर पर आते हैं। इससे 2 क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको। देखिए कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित कीजिए। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट ध्रुवण घूर्णक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं, या वे पदार्थ होते हैं जो जल अपघटित होकर मोनोसैकेराइड के कई अणु देते हैं। मतलब कार्बोहाइड्रेट ऐसे पदार्थ हैं जो जल अपघटित होकर मोनोसैकेराइड के कई अणु देते हैं। ये हो गया डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट का। लेकिन मोनोसैकेराइड क्या है इसको जानते हैं। मोनोसैकेराइड वे कार्बोहाइड्रेट जो छोटे छोटे अणुओं में जल अपघटित नहीं हो सकते, वो मोनोसैकेराइड कहलाएंगे। मतलब मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का जब जल अपघटन होगा तो मोनोसैकेराइड बनेंगे, और मोनोसैकेराइड का जल अपघटन नहीं हो सकता। तो मोनोसैकेराइड क्या है? वही कार्बोहाइड्रेट जो छोटे अणुओं में जल अपघटित नहीं हो सकते, मोनोसैकेराइड कहलाते हैं। तो ये था आपका 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे पूरे केमिस्ट्री के मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।